अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं फहद शहजाद। अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कराची, जहां पर गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब जारी है। By digital innovation, we want more households to participate in formal financial markets. We want more businesses to manage their liquidity efficiently. More importantly, we want domestic savings to play an even greater role in financing Pakistan's economic growth. Before I conclude, I would like to express my sincere gratitude to everyone who made this achievement possible. I thank the Honorable Finance Minister, Senator Mohammad Aurangzeb Saab, for his continued support and for gracing today's event. I also acknowledge our development partners for their valuable technical assistance and support throughout this project. My appreciation goes to dedicated teams at the State Bank of Pakistan whose professionalism, commitment and hard work made InvestPark a reality. I also thank our valued partners, the SECP, Pakistan Stock Exchange, CDC, NCCPL, our primary dealers and our commercial banks for their close collaboration throughout this journey. Last but not the least, I thank the members of the media and all our distinguished guests for joining us today. Your participation will help ensure that InvestPark reaches investors across the country. Thank you for your attention. नाज़रीन, गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद आपको बताएं कि गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि इन्वेस्ट पार्क पोर्टल मुल्क में डिजिटल सरमाकारी के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा है कि सरमाकारी को सहूलत फराहम करने और सरमाकारी के अमल को मज़ीद आसान और मौसर बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। जमील अहमद का मज़ीद कहना था कि जदीद डिजिटल निज़ाम के ज़रिए सरमाकारी के मौक़े में इजाफ़ा होगा, जिससे कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा और मुल्क की मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई और उनके अहल खाना की तेहरान में अदा की गई नमाज जनाजा के बाद अब जनाजे के जुलूस का तेहरान में आगाज़ हो गया। ईरानी हुकाम ने बताया है कि साबिक रहबर आला के जस्से खाकी को आज तेहरान में जनाजे के बाद जुलूस के बाद कुम ले जाया जाएगा। कुम के बाद पड़ोसी मुल्क ईरान के मुक़द्दस शहरों नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा, जहाँ लाखों लोग उनका आखिरी दीदार कर सकेंगे। इन तमाम मुकामात से गुजरने के बाद 9 जुलाई को उनके आबाई शहर मशहद में हजरत इमाम अली रजा के मज़ार के अहाते में उनकी तदफीन की जाएगी। अतवार को तेहरान के बड़े मजहबी मरकज इमाम खुमैनी मुसल्ला में साबिक सुप्रीम लीडर, उनकी साहिबजादी बुशरा ख़ामनेई, दामाद मिसबाह अल हुदा बाकरी, बहू ज़हरा हुदाद आदिल और उनकी मासूम और कमसिन नवासी ज़हरा मोहम्मदी की नमाज जनाजा भी अदा की गई। ये जनाजा मशहूर आलिम दीन आयतुल्लाह जाफर सुबहानी ने 3 मराहिल में इराक में मौजूद ईरान के सकाफती सफ़ीर गुलाम रजा अबाजरी ने आखिरी रसूमात के अगले सफ़र के बारे में तफसील बताते हुए कहा है कि आयतुल्लाह ख़ामनेई का जस्से खाकी 7 जुलाई की शाम को इराक के मुक़द्दस शहर नजफ पहुँचाया जाएगा, जहाँ 8 जुलाई को नजफ और करबला में बड़े जुलूस निकाले जाएंगे। ईरान में इस वक्त 7 दिन के सरकारी सोग का ऐलान किया गया है और दूर दराज से आने वाले करोड़ों मुसाफिरों के रुकने के लिए 5000 स्कूल खोल दिए गए हैं। 9 जुलाई को मशहद में होने वाली तदफीन में तकरीबन 2 करोड़ लोगों की शिरकत का भी इम्कान जाहिर किया जा
रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और नमाज जनाजा के जुलूस के बाद उनको कुम ले जाया जाएगा। कुम के बाद पड़ोसी मुल्क इराक के मुक़द्दस शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा, जहां लाखों लोग उनका आखिरी दीदार कर सकेंगे। इन तमाम मकामात से गुजरने के बाद 9 जुलाई को उनके आबाई शहर मशहद में हजरत इमाम अली रजा के मज़ार के अहाते में तदफीन की जाएगी। अतवार को तेहरान के बड़े मजहबी मरकज़ इमाम खुमैनी मुसल्ला में साबिक सुप्रीम लीडर, उनकी साहिबजादी बुशरा खामनाई, दामाद मिसबा अल हुदा बाकरी, बहू ज़हरा हुदाद आदिल और उनकी मासूम और कमसिन नवासी ज़हरा मोहम्मदी की नमाज जनाजा भी अदा की गई। ये जनाजा मशहूर आलिम दीन आयतुल्ला जाफर सुबहानी ने पढ़ाई थी। दूसरे जानिब ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा है कि शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई के कत्ल के जिम्मेदारान का ताक़ुब किया जाएगा और वो अपने अंजाम से नहीं बच सकेंगे। एक बयान में ईरान के आर्मी चीफ ने कहा है कि शहीद सुप्रीम लीडर ने इज्जत, आज़ादी और कौमी वकार का रास्ता मुतय्यन किया, जिस पर ईरान के मुसल्लह अफ़वाज पूरी साबित कदमी और अज़्म के साथ गामज़न रहेंगी। जनरल अमीर हातमी ने मज़ीद कहा कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद मुज्तबा खामनाई की क़यादत में बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने फ़राइज़ अंजाम देती रहेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जनरल अमीर हातमी ने कहा है कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद मुज्तबा खामनाई की क़यादत में बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती रहेंगी। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज पूरी साबित कदमी और इज़्ज़त के साथ गामज़न रहेंगी। ईरान के आर्मी चीफ ने कहा है कि शहीद सुप्रीम लीडर ने इज़्ज़त, आज़ादी और कौमी वक़ार का रास्ता मुतय्यन किया है। ईरान ने ऐलान किया है कि दारुल हुकूमत तेहरान की फ़ज़ाई हुदूद शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनाई के जनाजे की सरकारी तक़रीबात के बाइस मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। ईरानी खबररसां अदारे ISNA के मुताबिक अतवार को होने वाली तक़रीबात के दौरान परवाज़ों पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई। ताहम सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के जारी करदा स्केजुअल के मुताबिक आज तेहरान के महराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तमाम मामूल की परवाज़ें मुअत्तल रहेंगी, ताकि दारुल हुकूमत में अवामी तक़रीबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। मंगल के रोज़ महराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट मामूल के मुताबिक अपनी सरगर्मियां दोबारा शुरू कर देगा, जबकि इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बदस्तूर बंद रहेगा। 9 जुलाई को शुमाल मशरक़ी शहर मशहद की फ़ज़ाई हुदूद भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएंगी। हुकाम का कहना है कि शहीद हाशमी नजात इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी आखिरी तकरीब के दौरान तमाम फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल रहेंगी। 7 और 8 जुलाई के दौरान मुल्क के दीगर हिस्सों में परवाज़ें मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। हमास की मुशावरती शूरा कौंसिल के सरबराह ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ से मुलाकात की है, जिसमें खित्ते की सूरत हाल और सिफारती अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सरकारी खबररसां अदारे अर्ना के मुताबिक मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने मुलाकात के दौरान कहा, फौजी मैदान में हासिल होने वाली कामयाबियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सफारतकारी को बरूए कार लाया जाना चाहिए, ताहम इसकी पुश्त पर दिफाई सलाहियत भी मौजूद होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात में ईरान ने जोर दिया कि किसी भी माहिदे में खित्ते के ममालिक की इलाकाई खुद मुख्तारी और ईरान के तहादियों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों के खात्मे को शामिल किया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक ये मुलाकात ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा के मौका पर हुई। इससे कबल हमास के अहदेदारों ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर इराक़ची से भी मुलाकात की थी। अमरीकी नेवी हुकाम ने कहा है कि बहरा अरब में लापता अहलकार की तलाश रोक दी गई है। अमरीकी नेवी के मुताबिक 1 जुलाई को हेलीकॉप्टर हादसे में नेवी अहलकार लापता हो गया था। नेवी अहलकार बहरी जहाज USS जॉर्ज H.W. बुश में तैनात था। अमरीकी नेवी हुकाम ने मजीद बताया है कि लापता अहलकार को 102 घंटों तक मुसलसल ढूंढा गया, लेकिन उसका कोई सुराग न मिल सका और बिल आखिर अब उसकी मजीद तलाश रोक दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। अमरीकी नेवी हुकाम ने ऐलान किया है कि बहरा अरब में लापता अहलकार की तलाश रोक दी गई है, जिसकी तलाश 102 घंटे तक जारी रही, लेकिन अब उसको मजीद तलाश नहीं किया जाएगा।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान आले सऊद से बहरीन के वजीर खारजा अब्दुल लतूफ बिन राशिद ने मुलाकात की है, जिसमें अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात समेत खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वजीर खारजा के दफ्तर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अमल और दीगर इलाकाई पेशरफ्त का जायजा लिया है। खित्ते में अमन सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए दोनों ममालिक की जारी मुश्तरका कोशिशों पर भी गुफ्तगू की गई। बयान में कहा गया है कि दोनों वज़राए खारजा ने अपना हुमुज़ में जहाज रानी की आज़ादी और महफूज बहरी आमदरफ्त की अहमियत पर भी जोर दिया और इसके तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इआदा किया। बयान के मुताबिक मुलाकात के दौरान इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस और उनसे निमटने के लिए बाहिमी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन से गुफ्तगू में कहा है कि उनके नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर दोबारा मास्को आने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी हम मनसब पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने 1.5 घंटे तक मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की है। तर्जुमान ने बताया कि दौरान गुफ्तगू अमरीकी सदर ने यूक्रेन जंग के हल में मदद की पेशकश की है। उन्होंने ये बात तुर्किया में होने वाले नेटो समिट के तनाजुर में की। तर्जुमान क्रेमलिन ने मजीद बताया कि सदर ट्रंप ने कहा वो लड़ाई के जल्द खात्मे के लिए काम करने को तैयार हैं। रूस भी इस तनाज़े के सियासी और सफारती हल का ख्वाह है, ताहम रूस के बुनियादी मौक़िफ़ को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। और खबर यह है कि तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इनक़राब में नेटो ममालिक के इजलास में शिरकत करेंगे। जारी बयान में तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना था कि सदर ट्रंप नेटो इजलास की साइड लाइन में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के इनक़राब में शाम के सदर अहमद अल-शरा से भी मुलाकात होगी। नेटो ममालिक का इजलास 7 से 8 जुलाई को तुर्किया के शहर इनक़रा में हो रहा है। खबर है कि यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है, जिसके बायस अफवाह 4000 से बढ़ गई। रिकॉर्ड तोड़ दर्ज हरारत ने रोज़मर्रा ज़िंदगी को शदीद मुतासर किया है, जबकि हुकाम ने शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से गुरेज करने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। फ्रांस में गर्मी की शिद्दत ने रवां साल की बुलंद तरीन सतह को छू लिया है, जहाँ शदीद मौसम के बायस 2000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। तिबी मराकज़ पर मरीजों का दबाव बढ़ गया और हुकूमत ने हंगामी इक़दामात नाफिज करते हुए बुजुर्गों, बच्चों और बीमार अफराद की खुसूसी देखभाल की हिदायत जारी की हैं। दूसरी जानब स्पेन और बेल्जियम में भी शदीद गर्मी तबाहकुन साबित हुई, जहाँ 1000 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट की गई है। दोनों ममालिक में जंगलाती आग के खतरात में इजाफा हो गया, जबकि कई इलाकों में सेहत आमा के अलर्ट जारी कर दिए गए। उधर बरतानिया में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार है, जिसके पेश नज़र महकमा मौसमियात ने तीसरी हीट वेव वार्निंग जारी कर दी है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस मुस्तकबिल में इस नौयत की शदीद गर्मी की लहरें मजीद आम हो सकती हैं, जिससे इंसानी सेहत, माहौल और मुईशत पर गहरे असरात भी मुरतब होने का खदशा है। कुदरती आफात से निमटने के कौमी अदारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक आज 6 जुलाई से कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पोठवार और शुमाल मशरकी पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 7 से 10 जुलाई के दौरान दरियाए सिंध, झेलम, चनाब, रावी और सतलुज के बालाई मुल्हिका इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, जबकि बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। NDMA ने 7 जुलाई को इस्लामाबाद, पोठवार, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली पंजाब और शुमाली बलोचिस्तान में बारिशों की शिद्दत में इजाफे की भी पेशगोई की है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद राना जामीन इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जी राना जामीन, बताइएगा मजीद क्या अहवाल है मौसम के? जी बिल्कुल, कुदरती आफात से निपटने के कौमी अदारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक आज 6 जुलाई से कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पोठवार और शुमाल मशरकी पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 7 से 10 जुलाई के दौरान दरियाए सिंध, झेलम, चनाब, रावी और सतलुज के बलाई मुल्हिका इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, जबकि बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। NDMA ने 7 जुलाई को इस्लामाबाद, पोठवार, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली पंजाब और शुमाली बलोचिस्तान में बारिशों की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई की है। अदारे का कहना है कि मतवक्के बारिशों से बायस तरबेला और मंगला डैम में पानी की आमद में मामूली इजाफा हो सकता है।
जबकि 7 से 10 जुलाई के दौरान दरियाए सिंध, झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज में भी पानी के बहाव में मामूली इजाफे का इम्कान है। NDMA ने वाजे किया है कि मौजूदा सूरत हाल में बड़े पैमाने पर सैलाब का कोई खतरा नहीं, ताहम पहाड़ी नदी नालों और छोटे बरसाती नालों में अचानक पानी के बहाव में मुकामी सतह पर इजाफा हो सकता है। हसास बालाई इलाकों में सैलाब, जबकि शदीद बारिश के दौरान शहरी इलाकों और निशेबी इलाकों में पानी जमा होने और सैलाबी सूरत हाल का खदशा भी जाहिर किया गया है। मजीद बरां खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और मिट्टी के तोदा गिरने का खतरा भी मौजूद है। जी ठीक है राना यामीन, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, सुबह सवेरे शहर लाहौर का मौसम खुशगवार, महकमा मौसमियात ने बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे शजरुद्दीन से। जी बिल्कुल, शहर लाहौर का मौसम की बात की जाए तो क्या बात है, यह सुबह सवेरे से शहर लाहौर का मौसम इंतहाई दिलकश और खुशगवार है। उसकी बड़ी वजह यह है, जहाँ हल्की फुल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं, वहाँ पे सूरज और बादलों में भी आंख मचोली का सिलसिला जारी है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत 33 सेंटीग्रेड और हवा में नमी का तनासब महकमा मौसमियात की जानब से जो बताया जा रहा है वो 65% है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज और कल मगरब से आने वाला सिस्टम जो है बारिशें बरसाने का शहर लाहौर में दाखिल होगा, जिसके बाद प्री मानसून बारिशों का जो सिलसिला है वो शहर लाहौर में जो है वो शुरू होगा। जबकि इन प्री मानसून बारिशों से निपटने के लिए LWMC और वासा का अमला भी जो है सड़कों पर हाई अलर्ट दिखाई दे रहा है और उनकी जो छुट्टियां हैं वो भी जो है मनसूख कर रखी हैं महकमों ने। जी अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कराची, जहां पर वफाकी वजीर खजाना तकरीब से खिताब कर रहे हैं। RAST is a very important and critical pillar and enabler of that digital journey that the country is on. And it's also good to see that RAST has now moved on to the sort of a new level in terms of a separate company, a separate structure, a separate governance model, which I think was very timely and was important to take it now to the next level. Now coming back to today's ceremony in West Park, it actually, jaise Governor Sahab aapne kaha, it ticks a lot of boxes. Part and parcel is of course the whole reform agenda that you were referring to in terms of the formation and the journey in terms of the government paper. लेकिन इसमें from where I sit, really two key aspects why this is the way forward. The first is obviously the technology part. और technology में हमेशा मैं कहता हूँ faster, cheaper, better. And I think it's sort of what we heard from Muhammad Ali Saab, it does all of that. But I'll come back to that in a moment. But most importantly, what it does is democratization of investment. On a similar pattern, but in the private sector context, on the 18th of June, so while the entire budget process was still on, I thought it was important enough that we go and do the launch, which we did, Ministry of Finance in conjunction with Jazz Cash. A similar thought process there as well, कि आप 5,000 रुपए से Jazz Cash की app के through you can start investing in government paper in T-bills. तो since then कितने हो गए अभी? तो तकरीबन 1,000 investors have come in. Which I think is important, because to open that window up in terms of the ease of doing business, and jo ye bhi kaha gaya कि you can do it from your own home, etc. So again, Jazz Cash has a certain customer base. The target market obviously is going to be low, which invests in government paper, but still I think it's going to be meaningful enough
in terms of sort of taking it forward. And the similar thing here with InvestPark, from what I understand, again, is that you can do it with 5,000 rupees, and this is something which from a retail investment perspective, I think is going to be great, available obviously to corporates and individuals, but important कि जिस तरह हमने TSX में नए investors देखे हैं in the last 12 to 18 months, the way the number of, not only the overall quantum of the investors, but the number of youth and Gen Z which has come in. And the more we go on this type of digital journey, the more youth we can sort of bring in and have them as investors in government paper as well. So whatever we've seen on the equity side, I think it's a good story there. Fixed income पे हम थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, and in terms of capital markets, etc. So I think once again this will sort of take us in that direction. So one is the whole technology part and the digital journey of Pakistan and why this is critical. The second part of it, from government's perspective, is diversification. Just before coming here, we met up with the bank CEOs and we talked about lending to the private sector and how this needs to be further buttressed and supported and increased as we go forward. लेकिन एक जो हमेशा बात आती है कि whether the government borrows too much and therefore there's a crowding out impact there, and maybe there is some aspect to that as well. So the more we diversify away from the banks, and especially those of you who are sitting from the NBFI industry, I think it's about time that you now step up. It makes sense from your business models in terms of ALM models that you also start thinking in terms of how you can sort of get into this discussion and help. अभी बड़ी अच्छी journey की बात बताई गई है कि I think we were in single digits and now I believe it's about 22%. But I think there's still a long way to go for NBFIs in this sense, and opening up these type of venues and avenues which are digitally enabled, I think is a fantastic way to go forward. So very, very important from a diversification perspective, ताकि ये जो aspect है कि we have too much reliance on the banking sector for government borrowing. I do think over a period of time we need to diversify so that the banks have the capacity and the willingness to actually come in and do what they need to do in terms of the private sector lending. The last thing I just want to say, Governor Sahab, is that as we have launched it, I think aap sabko bahut mubarak ho. I think it's all the teams and the stakeholders who have helped to bring us to this stage. Lekin, like everything else, I think we should continue to work on customer journeys, because once people start using this platform, I'm sure aapko feedback aani shuru hogi in terms of the ease with which people can actually do iski jo connectivity and all of that. I think it's going to be very important that we keep a very close eye in terms of the customer journey and the client experience, because usi se phir aage trust and credibility aayegi for people to take forward. So I'm sure you'll keep a very close eye on it. And I'm sure also that over a period of time, all the good work that you've done here at the central bank, at some point in time, like Rast, this can also have a journey into a separate platform which is handled by a different governance model and the private sector. But I think it was very important कि आपके यहाँ ages में ये develop ho, and then it can take its own course the way Rast has done. So once again, I just want to congratulate the entire State Bank team. I think it's indeed a fantastic milestone for the central bank, for Ministry of Finance, for the government, and indeed for the people of Pakistan. Bahut shukriya ji. Thank you.
आपको अपडेट करें कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कराची में इन्वेस्ट पार्क पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक को पोर्टल के इजरा पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि इन्वेस्ट पार्क पोर्टल सरमाकारों के लिए वन विंडो सहूलत फराहम करेगा और सरमाकारी के अमल को मज़ीद आसान, शफाफ और मौसर बनाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कराची में इन्वेस्ट पार्क पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक को पोर्टल के इजरा पर मुबारकबाद पेश की है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि MQM ने वफाकी काबीना के अगले इजलास में एहतजाज का फैसला कर लिया। मुत्तहिदा पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की सदारत में इजलास हुआ। वफाकी हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी, हुकूमती यकीन दहानियों और वज़ीर आज़म से मुलाकातों पर मुशावरत की गई। इजलास में अरकान ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि तयशुदा और काबिल अमल उमूर को भी नज़रअंदाज किया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल से पाकिस्तान को संजीदा नौयत के चैलेंजेस का सामना है। सरगोदा में निजी अस्पताल के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि हुकूमत और अफवाज मिलकर मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने की कोशिशों में लगे हुए हैं। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि जदीद तिबी सहूलियात की फराहमी वक्त की अहम ज़रूरत है। सेहत के शोबे की बेहतरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मजीद कहा कि निजी शोबा सेहत की सहूलियात की फराहमी में अहम किरदार अदा कर रहा है। दूसरी जानिब पंजाब यूनिवर्सिटी फुटबॉल ग्राउंड में खेल के दौरान झगड़े में नौजवान जहां बहक हो गया है। शाहिदीन के मुताबिक यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस से मुल्का फुटबॉल ग्राउंड में नौजवान फुटबॉल खेल रहे थे कि इस दौरान किसी बात पर उनके दरमियान तल्ख कलामी हुई, जो देखते ही देखते झगड़े में तब्दील हो गई। ज़राए ने बताया है कि जहां बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त रिहान गुल के नाम से हुई है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑफिसर मोहम्मद याकूब का बेटा था। शाहिदीन के मुताबिक झगड़े के दौरान लड़कों ने एक दूसरे पर मुक्के और लातें बरसाई, जिसके दौरान रिहान गुल के सर पर शदीद चोट लगी है। चोट इतनी गहरी थी कि वह मौके पर ही दम तोड़ गया। दूसरी जानिब वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इतला दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि झगड़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब पुलिस का संगीन जराइम में मतलूब इश्तिहारी और आदि मुजरिमान अदालती मफरूरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। रमजान लाहौर समेत सूबा भर में 87,000 से जायद इश्तिहारी मुजरिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक ए कैटेगरी के 30,583, बी कैटेगरी के 63,881 इश्तिहारी मुलजिमान शामिल हैं। मिसाक सेंटर्स अक़लियतों के एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ की अलामत। रमसाल 14,000 से ज़्यादा अक़लियती शहरियों को कानूनी खिदमात फराहम की गई हैं। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना ने कहा है कि मिसाक सेंटर अक़लियतों के एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। मिसाक सेंटर बैनुल मज़ाहिब हमांगी और पुरअमन मुआशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मिसाक सेंटर्स पूरी तरह फ़आल हैं। अक़लियती बरादरी को दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। लाहौर पुलिस अक़लियती शहरियों की जान माल और इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।